टॉपिक में कुछ बच्चों को जो है वो साइकिल इम्यूनिटी का और लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन प्रॉपरली समझ नहीं आई थी एंड दे वांट इलस्ट्रेशन टू बी डन अगेन। तो वो ये है कि मैं आज पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले वो आपको वो स्टार्ट करा देती हूँ, थोड़ा सा उसकी डिटेल करा देती हूँ, फिर हम एंटीबायोटिक्स पे एक्चुअली आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंटीजन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया, बॉडी में आते के साथ आपके मैक्रोफेजेस इस बैक्टीरिया को खाने आते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। अब मैक्रोफेज आपको पता है कि फेगोसाइटोज कर लेता है। ये अगर मैक्रोफेज पड़ा है और ये मैक्रोफेज ने बैक्टीरिया खा लिया, बैक्टीरिया को अब ये तोड़ेगा, इसका सारा प्रोसेस करेगा और इसके जो एंटीजन ये पड़े हुए थे, ये एंटीजन ये मैक्रोफेज अपने सेल सरफेस के ऊपर लाके कहेगा कि ये बैक्टीरिया था जो हमारी बॉडी में आया और इसके ये एंटीजन थे और एंटीजन वर्क लाइक फ्लैग। तो इस एंटीजन की वजह से ये मैक्रोफेजेस और आपके टी सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ वी आर एक्सपोज टू सम सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, ये वाला जो एंटीजन फ्रैगमेंट है इसको कहते हैं एंटीजन फ्रैगमेंट। अब ये मैक्रोफेजेस के पास आपके हेल्पर टी सेल्स आएंगे। हेल्पर टी सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर पड़ा हुआ होता है जिसको कहते हैं एंटीजन फ्रैगमेंट रिसेप्टर। वो रिसेप्टर इस एंटीजन फ्रैगमेंट को अपने साथ बाइंड करता है। जैसे ही बाइंड करता है, ये जो है आपके पास हेल्पर टी सेल्स ये ख़ास किस्म के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और ये एक्टिवेट करते हैं फर्दर टाइप ऑफ टी सेल्स को। एक्टिवेशन का मतलब ये है कि वो नए क्लोन्स ऑफ टी सेल्स डेवलप होते हैं, नए एक्टिव फ्रेश टी सेल्स आते हैं आपके, और वो आपके ब्लड के अंदर आते हैं। नाउ दे आर एक्टिवेटेड बाय दिस एंटीजन फ्रैगमेंट। अब एक्टिवेशन के बाद जो है आपके पास एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिनको हम किलर सेल्स भी कहते हैं, वो भी ऑन होते हैं, साथ मेमोरी टी सेल्स भी ऑन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो मैंने आपको पहले बताया था कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं जो जाके बैक्टीरिया को डायरेक्ट किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और मेमोरी टी सेल्स जो हैं जो याद रखते हैं कि वी वर वंस एक्सपोज टू सच काइंड ऑफ एंटीजन। अगली दफ़ा जब वो एंटीजन दोबारा आता है तो मेमोरी सेल्स ने याद रखा होता है और ये फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं, और यही वो सेल्स होते हैं जिनसे आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। अब यही हेल्पर टी सेल्स आपके जहाँ पे आपके इन हेल्पर टी सेल्स को टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, वहीं पे ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करते हैं। बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होते हैं तो दो तरह के सेल्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स होते हैं। एक होते हैं आपके पास मेमोरी बी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। इस पर्टिकुलर एंटीजन के, जो ये एंटीजन था, जो ये बैक्टीरिया का एंटीजन था, इस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। ये एंटीबॉडी आपके पास एंटीजन के साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के उसको डिफ्यूज़ कर देती है। और एक होते हैं मेमोरी बी सेल्स, और मेमोरी बी सेल्स जो हैं वो उसी तरह याद रखते हैं जैसे मेमोरी टी सेल्स याद रखते हैं उस एंटीजन को, कि अगर दोबारा एक्सपोज्ड हुए और ये एंटीजन दोबारा आया तो मेमोरी बी सेल्स को पता है कि अब हमने ये वाली एंटीबॉडी इसके ख़िलाफ़ बनवानी है, और ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। तो ये तो था आपका साइकिल एक्टिवेशन का एंटीजन से, जिसकी मेरा होप्स हो कि आप लोगों को अब थोड़ी डिटेल में समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक जो हमारा था एंटीबायोटिक का। अच्छा, एंटीबायोटिक व्हाट इज़, अब एंटीबायोटिक क्या है, व्हाट इज़ एंटीबायोटिक? इट्स अ ड्रग, ठीक है। ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग्स जो हैं दे आर स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल्स ही होते हैं ना ड्रग्स। कोई केमिकल ऐसे हैं
और ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बॉडी में जाके बॉडी में मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होती है ड्रग्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में जा रहा है और बॉडी को में केमिकल रिएक्शंस को मॉडिफाई करता है, उसको ड्रग कहते हैं। ड्रग की बहुत सारी टाइप्स हैं, मोटी मोटी आप डिवाइड करें तो एक क्लास को हम कहते हैं मेडिसिनल ड्रग्स और दूसरी क्लास होती है रिक्रिएशनल ड्रग्स, ठीक है। दोनों में इफ़ेक्ट वही है, ये दोनों केमिकल्स हैं, बॉडी में जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस कॉज करते हैं। मेडिसिनल ड्रग्स वो हैं जो आप मुख्तलिफ़ बीमारियों में एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिससे जो है मुख्तलिफ़ इलनेसेस ट्रीट होती हैं, ठीक है, इलनेसेस के लिए यूज़ होती हैं। और रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जिनको ड्रग ऑफ अब्यूज़ भी कहते हैं, जिनके अंदर आपको जो किसी मेडिसिन के तौर पे काम नहीं होती, दे आर फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, और इसमें एडिक्शन होती है इन सब मेडिसिन्स, इन सब ड्रग्स के साथ, और फॉर सर्टन टू गेट सर्टन टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। तो ये वाली रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ होते हैं, होते दोनों ही केमिकल्स हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपके पास ड्रग्स कैसे काम कैसे करती हैं। ड्रग है, अब फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया से, अब हम एंटीबायोटिक इज़ वन ऑफ द ड्रग। अब हम एंटीबायोटिक पे स्पेशली आ जाते हैं कि देखें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ा हुआ है। बैक्टीरिया में एक सेल वॉल होती है, ठीक है, फिर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और एक उसका डीएनए ऐसे बगैर किसी न्यूक्लियस के ऐसे ही पड़ा होता है। सर्टन प्लाज्मिड्स होते हैं, राइबोसोम्स उसके इसमें पड़े होते हैं। अब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के ऊपर दो तरह से काम करती हैं। एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसको जाके डिसरप्ट कर देती है, ठीक है। उसको या तो खुद ही तोड़ देती है, या जो सेल वॉल सिंथेसिस का एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपके सेल वॉल किससे बनी होती है, प्रोटियोग्लाइकन्स, प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका सिंथेसिस स्टॉप कर देती है। जब सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है तो नई सेल वॉल या उसमें जो ब्रेक्स आ रहे हैं वो नहीं बनते, तो कहीं ना कहीं से सेल वॉल टूट जाती है। जब टूट जाती है तो जाहिर है सेल बैक्टीरियल सेल की इंटेग्रिटी ख़त्म हो जाती है और वो बर्स्ट कर जाता है, डाई हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एक तरीके से तो सेल वॉल डैमेज करके काम करती हैं और इससे अमूमन सेल डाई हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स दूसरी तरह का किस पे काम करती हैं, द सेकंड पाथवे इज़ थ्रू इफेक्टिंग द डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक प्रोसेस उनका ये है और दूसरा जो है वो सेल वॉल पे और दूसरा डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस पे। इस पे कैसे एंटीबायोटिक्स काम करती हैं कि जाके डीएनए स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस कर देती हैं, उसके को जो डीएनए से प्रोटीन्स बनने होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस वो ख़राब कर देती हैं, नए प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रहे होते। जो बैक्टीरिया को चाहिए एक्चुअल प्रोटीन्स को, एंजाइम्स चाहिए, वो जब उसको अवेलेबल नहीं होते तो क्या होता है कि बैक्टीरिया या तो ग्रोथ ख़त्म कर देता है अपनी, यानी 1 से 2 होने बंद कर देता है, रिप्रोडक्शन माइटोसिस उसकी स्टॉप हो जाती है। दूसरा ये होता है कि कई दफ़ा वो खुद ही डाई हो जाता है क्योंकि उसकी अपनी यूज़ के लिए भी जो है उसके पास प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह इन दो पाथवे कि ईदर एंटीबायोटिक डैमेजेस द सेल वॉल और सेकेंडली डैमेजेस द डीएनए और द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। तो एंटीबायोटिक इन दो पाथवे से काम करती हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमने एंटीबायोटिक्स हम देने से पहले हमारी क्या नीयत है कि एंटीबायोटिक्स हैं किसी भी बॉडी में इन्फेक्शन हुई है, वी गेट द इन्फेक्शन का मतलब है कि बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, आपने इन्फेक्शन के लिए देनी है एंटीबायोटिक्स। अब आपने ऐसा बैलेंस क्रिएट करना है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आपके अपने ओन बॉडी सेल्स को बिल्कुल डैमेज ना करें, उनको देयर शुड बी नो डैमेज, सारा का सारा डैमेज जो है वो बैक्टीरिया को करें। तो ऐसा करने में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स कामयाब होती हैं। हम इतने सालों से एंटीबायोटिक्स मार्केट में हैं, लोग खा रहे हैं, रोज़ाना की तादाद में ढेरों हज़ारों लाखों लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं
और उस एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन ख़त्म भी हो जाती है, बुखार भी ठीक हो जाता है, गला भी ठीक हो जाता है, पेट भी ठीक हो जाता है और अपने ओन बॉडी सेल्स को कोई ख़ास डैमेज नहीं होता। उसकी ख़ास वजह है, वो ये वजह है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, अब हम एनिमल सेल है हमारे पास सेल वॉल नहीं है जो ये बैक्टीरिया के पास थी। इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एंटीबायोटिक्स काम कर रही हैं, हमारी तो सेल वॉल है ही नहीं, तो वो हमारे सेल्स को डैमेज कर ही नहीं सकती। दूसरा, हमारा डीएनए बड़ा प्रोटेक्टेड है, हिस्टोन्स के ऊपर लपेटा हुआ, न्यूक्लियस के अंदर छुपा हुआ, ऐसे हमारा डीएनए पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारे डीएनए को डायरेक्टली जाके डैमेज नहीं कर सकती। हमारा सेल बैक्टीरिया से ज़्यादा एवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट के साथ मौजूद है, ज़्यादा बेहतर फॉर्मुलेशन है उसकी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम बच जाते हैं इन एंटीबायोटिक। हमारा एनिमल सेल उससे उसकी बचत हो जाती है। हाँ, ये है कि सर्टेन टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो एंटीबायोटिक से हो सकते हैं, जिसमें रैश वगैरह हो जाते हैं, और वो इसलिए हो जाते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो जो एंटीबायोटिक है उसका में कोई ना कोई ऐसा केमिकल मौजूद होता है, कोई ऐसा बॉन्ड, कोई ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फाइड बॉन्ड वाली एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा एलर्जीज कॉज करती हैं कि वो जो सल्फ़र होती है वो जाके एलर्जिक रिएक्शन टाइप करती है। लेकिन यह है कि आपके सेल्स को उस तरह से किल, जैसे बैक्टीरियल सेल्स को किल करती है, एनिमल सेल्स को उस तरह से किल नहीं करती। अब क्या होता है कि आप जब पूरा कोर्स नहीं लेते एंटीबायोटिक्स का, थोड़ा सा कोर्स किया, शॉर्ट कोर्स लिया, डाइल्यूटेड डोजेस ली और फ़ौरन ही आप जैसे दूसरे दिन ठीक हुए आपने एंटीबायोटिक छोड़ दी, तो क्या होता है कि ये जो आपका बैक्टीरिया है और इसका ये डीएनए ये बड़ा समझदार है, ये कहता है अच्छा ये तो खाता ही नहीं दवाई, अब मैं इसके साथ तो बहुत बुरा सलूक करूँगा। तो क्या डेवलप हो जाती है, थिंग विच इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों होती है कि इसका ये जो डीएनए है ये चालाक हो जाता है। इसको आपने जिस एंटीबायोटिक से एक्सपोज किया, ये अपने डीएनए में ऐसी चेंजेस ले आता है, ऐसी म्यूटेशंस डेवलप हो जाती हैं कि वो चेंजेस जो हैं वो उसको दोबारा वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एंटीबायोटिक है जो उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक कर रही है, ठीक है, उस सेल वॉल पे काम कर रही है। अब आपने शॉर्ट कोर्स लिया, आपने पूरा कोर्स नहीं किया और आपने पहले ही एंटीबायोटिक छोड़ दी कि अभी बैक्टीरिया लाइव पड़े हुए थे और आपने एंटीबायोटिक छोड़ दी। अब वो जो डीएनए, वो जो बैक्टीरिया था उसके डीएनए के अंदर ऐसी चेंजेस आ गई कि उसमें म्यूटेशंस हुई और जो एंजाइम्स इस वाले सेल वॉल की प्रोडक्शन के लिए, सेल वॉल बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स चाहिए थे वो आराम से बनने शुरू हो गए, जिसके ऊपर ब्लॉक लगाया हुआ था एंटीबायोटिक्स ने। जब वो बन गए तो अब वो नए आके इधर बने, ये जो ब्रेक था ये कवर हो गया, यहाँ आके जो है वो ये नए म्यूटेटेड प्रोटीन्स आके ये यहाँ लग गए। अब एंटीबायोटिक आपने उसके बाद दोबारा भी खाई, अब क्या है, आपकी एंटीबायोटिक इस जगह पे काम ही नहीं करी, उसका असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाली जो प्रोटीन्स हैं ये तो अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर चुकी हैं, ये उस तरह से इनका सिंथेसिस पाथवे ही डिफरेंट हो गया है, अब उनको आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप जो मर्ज़ी करें उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अब जो आपके पास आते हैं वायरस, एंटीबायोटिक्स के वायरसेस के ऊपर क्यों काम नहीं करती? इस वजह से काम नहीं करती कि वायरसेस के अपने स्ट्रक्चर्स हैं, वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं है, ठीक है। वायरस के ऊपर क्या होता है, एक सिंपल सा प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, और वायरस का जो है डीएनए या आरएनए वो बिल्कुल डिफरेंट है स्ट्रक्चरली बैक्टीरियल डीएनए से, मतलब उसमें बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स चूँकि इनका पाथवे सेम नहीं है काम करने का, तो एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल के तौर पे कभी काम नहीं करती। एंटीवायरस बिल्कुल डिफरेंट ड्रग्स हैं जो ख़ास वायरस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बनी हुई हैं, और जब वायरल इन्फेक्शन होती हैं तो एंटीवायरल्स काम करती हैं, एंटीबैक्टीरियल्स उन पर काम नहीं करती, क्योंकि दोनों का ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड द बैक्टीरियल्स है, ठीक है। अच्छा, फिर रेजिस्टेंस में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सबसे ज़्यादा जिससे डराया जाता है हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को, एंड विच इज़ ऑन द बूम नाउ डेज, इज़ MRSA। व्हाट इज़ MRSA? इट इज़ मेथिसिलिन। मेथिसिलिन क्या है? इट्स एन एंटीबायोटिक, ठीक है, ये इट्स अ पेनिसिलिन की में से एक है, विच इज़ मेथिसिलिन, एंड R इज़ फॉर रेजिस्टेंस, S इज़ फॉर स्टैफ ऑरियस। स्टैफ ऑरियस हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था, स्टैफ ऑरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, स्किन की ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, और
मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस की इन्फेक्शन, मतलब ये तो बैक्टीरिया का नाम हो गया और साथ आपने मेथिसिलिन रेजिस्टेंस जोड़ दी। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, स्टेफ ऑरियस ऐसा बन गया है जो रेजिस्टेंट टू मेथिसिलिन। आप इसको ये वरना नॉर्मल स्टेफ ऑरियस बहुत अच्छे मेथिसिलिन से किल हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा स्टेफ ऑरियस है, ये बहुत हीट वाला है स्टेफ ऑरियस। जितनी मर्जी मेथिसिलिन देते ना, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगेन आपने कोर्सेज शॉर्ट किए थे, आपने डाइल्यूटेड ड्रग ली, जैसे अभी इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ आपने मेडिसिन छोड़ दी, तो क्या हुआ कि ये स्टेफ ऑरियस ये बहुत समझदार निकला, इसने अपने डीएनए में चेंजेस लाई। उन चेंजेस ने क्या किया कि मेथिसिलिन एक्चुअली सेल वॉल सिंथेसिस पे काम करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस पे काम करती है। तो इसने और रास्ते ढूंढ लिए सेल वॉल बेहतर बनाने के, तो क्या हुआ, अब मेथिसिलिन देते भी रहो तो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है कि वो काम करता ही नहीं है। तो MRSS जो है ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है पेशेंट केयर के अंदर, कि इसमें बहुत, इसलिए आप हाथ रोक के, जैसे पहले तो बहुत फ्रीली एंटीबायोटिक्स जाती थी, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ MRSA और इससे बहुत डेथ्स भी हो जाती हैं। अब जो है वो बहुत कंट्रोल्ड एंटीबायोटिक्स के रूल हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट्स के बगैर आप इतनी ज़्यादा सवेयर फॉर्म में एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ करते। और जब आप एंटीबायोटिक यूज़ करें, रिमेंबर टू कंप्लीट द डोज एंड कंप्लीट एंड हैव द फुल डोज, जो आपके वेट के अकॉर्डिंगली आपके फिजिशियन ने आपको दिया, अपनी डोज उतनी डोज लें जितनी कही गई है और उतने टाइम के लिए कहें, ताकि आप इस रेजिस्टेंस, इस DNA चेंज, इस म्यूटेशन से बच सकें और एंटीबायोटिक्स आप पे काम करती रहें। ठीक है, वेल दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।